Unacademy. Let's crack it. नमस्कार साथियों, लक्ष्मीकांत बुक सीरीज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम मौलिक अधिकारों पर अपनी चर्चा को खत्म कर चुके थे। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच भारतीय नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए हैं, कौन सी आज़ादी है, समता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, उनको एक एक कर हमने बहुत बारीकी से समझा। उससे पहले हम अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 के बीच भारत और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच नागरिकता और 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों को समझ चुके हैं। अब भारत के पास एक क्षेत्र है, उसके नागरिक हैं और उनके अधिकार हैं। लेकिन उन नागरिकों के लिए कानून कैसे बनाए जाएंगे, उनके सिद्धांत क्या होंगे और राज्य को कानून बनाते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना होगा, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। इस विषय को कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति मतलब कानून कह सकते हैं, निर्देशक डायरेक्ट करने वाले। तो राज्य के कानूनों को निर्देशित करने वाली विधियां कौन सी होंगी, उसके तत्व कौन से होंगे, सिद्धांत कौन से होंगे। क्योंकि संसद तो सॉवरेन है, संसद कोई भी कानून बना सकती है, लोगों के नुमाइंदे चुन करके आते हैं। तो ऐसे में खतरा पैदा हो गया था कि राज्य के कानून कैसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, भारत में आप जानते हैं लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट बनती है। जिसके पास ज्यादा वोट हैं, जिसके पास ज्यादा सांसद हैं, वो अपनी सरकार बना लेगा। राज्यों में भी इसी प्रकार का तंत्र है। तो कहीं ऐसा ना हो कि संविधान का फायदा उठा करके और ये कह के कि ये चीज संविधान में लिखी है कि हम संप्रभु हैं और हम कानून बना सकते हैं, तो हम कुछ भी कानून बना देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे चल करके एक एक चीज को हम देखेंगे कि किस प्रकार के कानून बनते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन आप समझिए, मान लीजिए कि आज भारत में रूढ़िवाद हावी हो जाए और रूढ़िवाद ये कहे कि हमें वो सिस्टम चाहिए जो हम आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले पालन करते थे जिसका। तो क्या वो तंत्र लागू हो सकता है? हमने जैसे केशवानंद भारती केस में मूल ढांचे का सिद्धांत समझा, तो उसमें तो कहा गया कि मूल ढांचा परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी क्या हम अपने तंत्र को रूढ़िवाद की तरफ लेकर के जा सकते हैं? क्या हम ऐसा कानून बना सकते हैं कि हम इस देश में विज्ञान का विकास नहीं करने देंगे, या अपने नागरिकों को रूढ़िवाद की तरफ लेकर के जाएंगे, अंधविश्वास की तरफ लेकर के जाएंगे, अशिक्षा की तरफ लेकर के जाएंगे? क्या ऐसा कर सकते हैं हम? तो कानून कैसे बनाएंगे, देश कैसे चलेगा, और जो भी कानून आप बना रहे हैं उसके तत्व कौन से होंगे, उसके सिद्धांत कौन से होंगे, कहां लेकर के जाना है देश को, क्या बनाना है। जब संविधान सभा बैठी थी तो उन्होंने तो संविधान बना दिया। वो ये तो आज हमें बताने के लिए बैठे नहीं है कि आप ये कानून बनाइए, इस तरीके से काम करिए, नहीं। तो उन्होंने हमारे लिए डीपीएसपी छोड़े और बताया कि आगे जब देश को चलाएं, आगे जब कानून बनाएं तो ऐसे कानून बनाएं, इन चीजों को ध्यान में रख के बनाएं। हम आपको गाइड नहीं करेंगे कि आपको क्या बनाना है, आपकी संप्रभुता है, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो ग्रेनविल ऑस्टिन एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं। उन्होंने हमें बताया कि ये संविधान की मूल आत्मा है। जैसे पिछले लेक्चर में लास्ट में हमने देखा था कि मौलिक अधिकारों को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था। तब भी मैंने आपसे यही बात कही थी कि हृदय और आत्मा जैसा कुछ नहीं होता। हृदय मतलब जो गतिमान होता है और आत्मा मतलब जो चेतना है किसी डॉक्यूमेंट की, वो। तो अब जैसे ये कह रहे हैं ना ग्रेनविल ऑस्टिन, संविधान की मूल आत्मा, तो आत्मा से आप समझिए कि उसकी चेतना क्या है। चेतना मतलब आप एक राष्ट्र चेतन है, तो एक राष्ट्र को कैसा बनाना चाहते हैं, उसका दर्शन ये है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इन तत्वों की विशेषता वाला बताया और कहा कि इसे आयरलैंड और स्पेन से हमने ग्रहण किया है। 1937 में जो आयरलैंड का संविधान निर्मित हुआ था, वहां से ये आया है। और भारत के संविधान में इसे अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक रखा गया है। एक एक कर एक एक आर्टिकल को देखेंगे और समझेंगे कि ये बनाना क्या चाह रहे हैं, ये देना क्या चाह रहे हैं। तो पहले एक बार सारे आर्टिकल्स देख लेते हैं, फिर इनकी विशेषताओं पर आएंगे, इनकी आलोचनाओं पर आएंगे और इसकी कमियों पर बात करेंगे। तो क्या है देखिए, अनुच्छेद 36 तो कहता है राज्य की परिभाषा है। वो हम पहले भी देख चुके हैं कि 4 तत्व होते हैं, क्षेत्र होता है, जनसंख्या होती है, सरकार होती है, उसकी संप्रभुता होती है। वो तो बहुत आसान है। 37 में क्या है, सिद्धांतों को लागू करना, कि इनको लागू कैसे किया जाएगा और कहाँ लागू करना है। क्योंकि ये तो न्यायोचित तो है नहीं, आप अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप इसको लेकर के कोर्ट नहीं जा सकते। सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए। अगर सरकार ने इनके अनुसार कोई कानून नहीं बनाया तो जरूरी नहीं है कि वो न्याय पालिका में जाएगा तो आप उसको खंडित होता हुआ नहीं पाएंगे। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कुछ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स भी होती हैं, कुछ प्रोसेसेस होती हैं, कुछ प्रेसिडेंट्स होते हैं। उनके आधार पर ही आप काम कर सकते हैं और वैसे ही आपको चलना होता है, उनको आप ओवर रूल नहीं कर सकते। ठीक है।
फिर 37-38 आता है उसके बाद, जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। जैसे हम जो कहते हैं ना कि देश में कानून बनाए जाते हैं, जहाँ एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी और जो बाकी समाज बचता है उसको साथ लेकर के चलने की व्यवस्था होती है, किसी को दबाया नहीं जाएगा। ये सारी चीजें हमारे संविधान में ऑलरेडी लिख दी गई, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी लिखना जरूरी समझा। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति हो सकता है कि सामाजिक न्याय की व्यवस्था को न मानता हो, सामाजिक न्याय में न मानता हो, और वो देश का नुकसान कर दे। उससे बचाने के लिए 39 में क्या है, राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत है कि किस बात को स्टेट ने फॉलो करना है। एक एक करके देख लीजिए, फिर इनकी चर्चा बाद में विशेषताओं पर भी करेंगे। फिर 39A है, समान न्याय एवं निशुल्क कानूनी सहायता, ये प्रोवाइड की जानी चाहिए। फिर ग्राम पंचायतों का संगठन, ये बाद में हमने अपने अमेंडमेंट के जरिए 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, आपको ज्ञात ही है पहले ही, तो ये व्यवस्था हमने की। या इसमें जो गांधीवादी दर्शन की बात करते हैं, अब ये कि करेंगे दर्शन कौन सा है, गांधीवादी, समाजवादी या वामपंथी, कौन कौन से दर्शनों को लेकर के समाहित किया गया है। और एक कारण इसका ये भी था ना कि संविधान सभा में बहुत सारे लोग बैठे थे। अब सबको खुश करना आसान नहीं था, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता था कि उसकी विचारधारा के तरीके से कानून बनाए, संविधान बनाए। हर व्यक्ति, हर कानून, हर बात तो समाहित नहीं हो सकती, तो उनको खुश भी करना था। उनको खुश करने के लिए या उनकी बातों को समाहित करने के लिए कि आपकी विचारधारा को छोड़ नहीं रहे हैं, भविष्य में आपकी विचारधारा पर काम होगा, तो ये नीति निर्देशक तत्व आए। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता। सार्वजनिक सहायता मतलब क्या? जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो वो सार्वजनिक सहायता सरकार देती है। वेलफेयर स्टेट के अंतर्गत भी वही चीज आती है। फिर न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं में मातृत्व के लिए सहायता। अब मातृत्व के लिए क्या करते हैं कि माताओं को जो हम मैटरनिटी लीव्स देते हैं, या आजकल पीरियड लीव्स देनी शुरू कर दी हैं कुछ संस्थानों ने। उसके अलावा मानवीय कार्य दशा कैसे, कि आप फैक्ट्रीज में बच्चों को कार्यरत नहीं कर सकते, या किसी व्यक्ति से ऐसे काम नहीं करा सकते जैसे वो बंधुआ है, या बलाश्रम जो व्यवस्था होती है वो आप नहीं करवा सकते। 43 है, कर्मचारियों को निर्वाह वेतन आदि। अब इसमें अलग अलग वेतन संहिताएं बनी हैं, आप जानते हैं लेबर कोड भारत में लागू है, तो लेबर कोड के अंतर्गत हमने व्यवस्था की कि व्यक्ति को वेतन दिया जाए, काम के घंटे निश्चित किए जाएं, उसकी काम की दशाएं अच्छी हों, उसको। आजकल तो फिजिकल हेल्थ से ज्यादा मेंटल हेल्थ पर लोग बात करने लगे कि किसी व्यक्ति की मेंटल हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए आपके कार्य की वजह से। 43A है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता। ये जो दल वगैरह बना लेते हैं, संगठन वगैरह बना लेते हैं, उससे भी आप जोड़ सकते हैं। 43B है, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं, कि सरकार द्वारा स्थापित होती हैं, कई सरकार और जो निजी पूंजी होती है उसकी सहायता से बनती है, तो एक लार्जर सोसाइटी को केटर कर सकें, इस प्रकार के सिद्धांत इसमें है। फिर है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये बनाने का प्रयास सरकार करेगी, ऐसा लिखा गया। तो सरकार एक कंसेंसस बनाने का तो प्रयास कर ही रही है, और बहुत उम्मीद है कि जल्द भविष्य में आपको देखने को मिल जाए। और ऐसे नहीं होगा तो शायद घुमा के कान अगर आप पकड़ना चाहें, तो आपके मैरिज कोड्स में, आपके प्रॉपर्टी राइट्स में चेंज करके इसको लागू करने का प्रयास होगा। फिर है आर्टिकल 45 है, बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। तो हमने इसे 6 वर्ष से कम छोड़िए, हमने 6 से 11 कर दिया, राइट टू एजुकेशन दे दिया। तो आप देखिए, जब जब आप ये सारे डीपीएसपी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक एक डीपीएसपी के लिए हमने अलग अलग कानून बनाए, और सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि जो हमारे संविधान वेत्ता हमें राह दिखाना चाहते थे, उसी राह पर हम हैं। आर्टिकल 46 कहता है, अनुसूचित जाति, जनजातियों, कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में हमने रिजर्वेशन की व्यवस्था करी, साथ ही नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करने के साथ साथ इस डीपीएसपी को हमने ध्यान में रख के कानून बनाए। आर्टिकल 47, पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने, जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने के लिए सरकार का कर्तव्य, तो वो सरकार लगातार कर ही रही है। ट्रांसपोर्टेशन में आप देखते होंगे कई स्टेट्स में महिलाओं को फ्री या निशुल्क सवारी दी जाती है। पोषण का स्तर सुधारने के लिए आंगनवाड़ियां हमने बनाई हैं। उसके अलावा मिड डे मील की व्यवस्था की है। ऐसे काम सरकार ने लगातार किए हैं। आर्टिकल 48 है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन।
तो कृषि का संगठन तो भारत में बहुत मजबूत है ही, सरकार क्या करती है वो कहने की आवश्यकता है नहीं। आपको यूरिया पे, डीएपी पे जितनी सब्सिडी मिलती है, किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होते हैं, एमएसपी इंश्योर किया जाता है कई मामलों में। फिर अगर कहीं पर क्लाइमेट चेंज होता है या कहीं पर कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिससे फसल नष्ट होती है, तो उसका कंपनसेशन सरकार के द्वारा दिया जाता है। फिर पशुपालन का संगठन, हमने एनिमल हस्बेंड्री नाम से हर स्टेट में लगभग संस्थाएं बना रखी हैं, सरकारी संस्थाएं। तो आपके पशुधन को अगर कोई समस्या होती है तो आप वहां ला सकते हैं, अपने पशुओं को संकरण करने के सुझाव आप ले सकते हैं, कैसे आप इनहेंस कर सकते हैं अपने पशुओं की नस्लों को, वगैरह वगैरह। फिर साथ में कई प्राइवेट लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, जैसे गौशालाओं का जो पूरा सिस्टम है उसमें कई लोग मदद करते हैं, तो इसे चलाने में, रन करने में, वित्त वगैरह में। आर्टिकल 48A है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। तो सरकार ने इसके लिए भी प्रयास किया। कैसे? भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए, राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाए, वहां संरक्षण होता है। बाहर से हम कई प्रकार की प्रजातियों को इंपोर्ट कर लेते हैं जो भारत में नहीं है। तो एक ओवरऑल इन जनरल इकोसिस्टम बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, जहां पर बेहतर तरीके से हम अपने पशुओं को, अपने जीव जंतुओं को, अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकें और उनका संवर्धन कर सकें। आर्टिकल 49 है स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। ये तो आप जानते ही हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, एएसआई पहले कई प्रकार के स्मारकों की रक्षा करता था, संवर्धन करता था, उनका पुनर्निर्माण भी कई मामलों में किया गया है। तो नेशनल हेरिटेज साइट्स जितनी है उनका संरक्षण तो ये करता ही है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो सरकार प्रयास कर रही है कि पुराने जो स्मारक है, राष्ट्रीय महत्व के स्थान है और जो वस्तुएं हैं उनका संरक्षण किया जाए। तो सरकार बाहर के देशों से, आपको कई बार पता चलता होगा कि ऐसी वस्तुएं भारत इंपोर्ट कर रहा है या उनको वापस ले रहा है जो कभी चोरी हो गई थी या भारत से बाहर चली गई थी। विदेशी लोग भी हमारी बहुत मदद करते हैं, है ना। फिर आर्टिकल 50 कहता है न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का अलगाव। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। क्यों जरूरी है? क्योंकि आप ये समझिए कि दो पावर सेंटर है। न्यायपालिका क्या करती है? जो कार्यपालिका कानून बनाती है या विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है, तो उनमें आपस में टसल होने के चांसेस हैं। प्रधानमंत्री है, कार्यपालिका का हिस्सा है, विधायिका का हिस्सा है, वो अगर कुछ कानून बनाते हैं संसद के जरिए, और अगर न्यायपालिका जो है वो अपनी पावर्स को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके विधायिका के या कार्यपालिका के कार्यों के बीच में दखल देने का प्रयास करते हैं, तो टसल हो जाएगी। क्योंकि न्यायपालिका में संवैधानिक पद है, इधर विधायिका में संवैधानिक पद है, कौन ज्यादा बड़ा है, किसकी ज्यादा ओवर रीच है, तो इससे समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए प्रयास किया गया कि न्यायपालिका अपना काम करे, विधायिका अपना काम करे, कार्यपालिका अपना करे। तीनों अंग सेपरेट हैं, कोई किसी के रास्ते में नहीं आ रहा। बस हाँ, चेक एंड बैलेंसेस हैं। आप जो कार्य गलत करेंगे वो इधर नलीफाई कर दिया जाएगा, और अगर न्यायपालिका कुछ गलत करते तो विधायिका उस पर एक्शन ले सकती है, इम्पीचमेंट का आदेश दे सकती है या इम्पीचमेंट लागू कर सकती है। अगर कोई न्यायपालिका में बैठे कोई जज महाशय हैं, वो कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो विधायिका के अगेंस्ट है, कार्यपालिका के अगेंस्ट है या संविधान के अगेंस्ट है, तो उसको इम्पीचमेंट के लिए मोशन ले आएंगे संसद में। अगर संसद कोई ऐसा कानून पास करती है जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, मूल ढांचे के खिलाफ है, तो न्यायपालिका उसको नलीफाई कर देगी। ये चेक एंड बैलेंस चलता रहता है देश में, कि ना आप कुछ गलत कर सकते हैं ना हम कुछ गलत कर सकते हैं, दोनों को मिलकर के देश में एक अच्छा निजाम स्थापित करना है। फिर आर्टिकल 51 है, ये एकमात्र ऐसा आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है, आईआर से। 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन। अंतरराष्ट्रीय शांति, तो भारत के लिए उस वक्त अंतरराष्ट्रीय शांति का मतलब क्या था? मेजरली पाकिस्तान के साथ युद्ध, या 1971 में जो हमने किया वो, या अन्य देशों के साथ हमारे सुरक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हम जो फॉरेन पॉलिसी हमारी डिराइव होती है वो आर्टिकल 51 से ही होती है। हमने जब एटम बॉम्ब भी बनाया ना, तो हमने ये नहीं कहा कि हम एटम बॉम्ब बना रहे हैं ताकि हम किसी के ऊपर मार सकें, उसको हताहत कर सके, नहीं। हमने कहा कि हम लोगों की सुरक्षा के लिए एटम हथियार बना रहे हैं, ताकि हम सुरक्षित रहें, हमारे लोग सुरक्षित रहें। किसी को हानि पहुंचाना हमारा उद्देश्य ना था, ना है, ना होगा। और यही हमारे डीपीएसपीज कहते हैं कि अगर आप सुरक्षा से रहना चाहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करिए, किसी के साथ फिजूल में युद्ध पर ना जाइए, और बिना वजह किसी देश के साथ ऐसे अलायंस में मत फंसिए जो आपको नुकसान कर सकता है। अब थोड़ी विशेषताओं को देख लेते हैं कि इनमें
क्या विशेषताएं हैं और कैसे ये काम करती हैं। तो पहला तो है कि राज्य को इन तत्वों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली विशेषता तो यही है इसकी, कि स्टेट कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो डीपीएसपीज को ओवरथ्रो करता हो, वरना तो संविधान में लिखने का मतलब ही क्या है। सब लोग कहते हैं, जो हमारे नेता होते हैं, कि हम संविधान को पाक पुस्तक मानते हैं, माथे से लगाते हैं, हमेशा साथ लेके घूमते हैं, उक्तियां देते हैं, कोट्स करते हैं उसमें से। तो उसका मतलब क्या है कि जब भी कुछ काम करेंगे ना, तो हम राज्य के प्रशासनिक, कार्यपालिका और न्यायपालिका विधायी के मामले में ये सिफारिशों के तरीके से लेंगे, उनको मानेंगे, उनको फॉलो करेंगे, उनको रेफर करेंगे कम से कम। और भाग 4 में, ये भाग 4 है, आप याद रखिएगा, भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों का है भाग 3 में। इसका मतलब क्या हुआ, ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मौलिक अधिकारों के संबंध में हमने कहा था ना, कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं नागरिकों को, कि अगर स्टेट कोई एट्रोसिटी करे तो उसके अगेंस्ट आपको मिले हुए हैं। अब स्टेट क्या है, स्टेट कोई आदमी तो है नहीं जिसने मेरे मूल अधिकार चुरा लिए और मैं उसके खिलाफ न्यायपालिका पहुंच जाऊं। तो राज्य का मतलब पिछले लेक्चर में हमने समझा था, राज्य का अर्थ है कि या तो केंद्र सरकार, या राज्य सरकार, या उसके अंग, या उसके अधिकारी, या ग्रामीण स्तर पर, पंचायती स्तर पर कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो जिसको हम कहते हैं ना कि सरकारी काम है या सरकारी आदमी है, तो वो जो सरकारी का अर्थ हम लेते हैं ना, वही राज्य का अर्थ है, वही राज्य है। तो उसके हिसाब से उसके अंदर ये लिए जाते हैं। तो अगर निचले स्तर पर भी कोई काम होता है तो इनको हमने ध्यान में रखना होगा, इनको ओवरथ्रो नहीं कर सकते। फिर निदेशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेशों के समान है। ये तो हम कहते ही आ रहे हैं कि पहले जो आलोचना देखी संविधान की, उसमें हमने कहा कि भारत का संविधान लिपापोती करके बनाया गया संविधान है, चुरा करके बनाया गया है ना, बहुत सारे देशों की खिचड़ी बना दी है। तो ऐसा नहीं है, 1935 में जो अनुदेश थे हमारे सामने वहां से लिए गए हैं। उसके अलावा आयरलैंड और स्पेन, इन दोनों देशों का बहुत हाथ है, वहां से भी हमने इनको ग्रहण किया है कि रूल कैसे करेंगे। फिर औपनिवेशिक कॉलोनियों में ब्रिटिश गवर्नर्स को ये दिए जाते थे, निदेशक तत्व इनको कहा जाता था। और जो वहां पर गवर्नर का शासन था, तो गवर्नर के शासन को गवर्न करने के लिए नहीं, बल्कि उसको अनुदेश देने के लिए, कि अगर आप कोई कार्य करें तो कैसे करें, क्योंकि भाई ब्रिटिशर्स तो बैठे हैं लंदन में और यहाँ पर सरकार चला रहे हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायस रॉय। तो वो कानून कैसे बनाए, काम कैसे करें, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस दे दी। अब वो इन गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए काम करेंगे। तो वहां सरकार भी मुतमईन है कि चलिए उनको गाइडलाइंस दे रखी है, वो काम कर लेंगे। बेसिकली जैसे आपने कॉर्पोरेट में देखा होगा, एसओपीज जो होती हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर, कि अगर आप कोई काम करेंगे तो पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे। एक कार्य प्रणाली होती है, एक चेन होती है। जैसे आपको सुबह ऑफिस जाना, उठ के तो आप क्या करेंगे, पहले उठेंगे, मुंह धोएंगे, ब्रश करेंगे, ठीक है, यू विल फ्रेशन अप, उसके बाद आप नहाएंगे, खाना खाएंगे, अपनी गाड़ी उठाएंगे और चले जाएंगे। ये एसओपी है आपकी, ऑपरेशनल प्रोसीजर है जो स्टैंडर्ड तौर पर आप करते हो। तो ये भी वही है, जो नीति निदेशक तत्व है गवर्नर जनरल को, वायसराय को जो दिए गए थे, वो भी वही थे, कि अगर भारत में युद्ध छिड़ जाता है तो आप क्या करेंगे। तो उसमें लिखा होगा कि पहले आप राजाओं से जाकर के बात करेंगे, नहीं माने तो फिर आर्मी का इस्तेमाल करेंगे, आर्मी के इस्तेमाल से अगर आप जीत जाते हैं तो आप ये काम करेंगे, हार जाते हैं तो ये काम करेंगे। तो जो एसओपीज है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर, वही हमारे नीति निदेशक तत्व हैं। पहले गवर्नर्स को मिले हुए थे, बाद में हमारे संविधान के जरिए हमने अपने जो आधुनिक शासक हैं, या प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनको हमने दे दिए, या हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमपीज, एमएलएज, उनको हमने ये एज इट इज ट्रांसफर कर दिए लोकतांत्रिक तौर पर। फिर इनका क्या अर्थ है, इनकी विशेषता क्या है, ये भारत में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयों पर निदेशक तत्व हैं। और भारत में जो आदर्श हैं, उच्च आदर्श हैं, स्वतंत्रता है, समानता है, उनको बनाए रखने के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करने के लिए हमारे काम के हैं। भारत में जो न्याय मिलता है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक और व्यक्तिगत जो आजादी है, जो न्याय है, वो हमें यहीं से मिला है।
आर्थिक आजादी भारत में सही शब्दों में नहीं है, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कोई कंसेप्ट नहीं है, कम से कम आज तक तो हमें नहीं मिलती है। सामाजिक न्याय हम सुनिश्चित करते हैं कि देश के सब लोग बराबर रहे, उनमें स्वतंत्रता रहे, उनको आजादी रहे कार्य करने की, और जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमने बताई थी, समानता रहे। वो सारी जो चीजें हैं वो नीति निदेशक तत्वों से ही निकल करके आती हैं। इससे होगा क्या? इससे होगा कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। ये बात आप समझ लीजिए, ये आगे हम बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं। लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, ये क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य को ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों की मदद हो, या लोगों के हित में कार्य करने वाला राज्य। अगर आपको 4 पैसे का नुकसान हो रहा है तो हो जाए, लोगों को उससे सुविधा होनी चाहिए। इसका मतलब यही होता है। फिर चौथा, इसकी विशेषता क्या है कि ये प्रकृति में गैर न्यायोचित है, न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार जो है वो इन्हें लागू कर सकती है। बाध्यता उन पर भी नहीं है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि कोई बाध्यता नहीं है, लागू करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। लेकिन हम आदर्शों वाले देश है ना, तो हमारा संविधान यही कहता है कि हम उच्च आदर्शवादी हैं, कि कुछ चीजें जो अगर हम नहीं कहेंगे तो फिर भी हो जाएंगी। जैसे आप कहीं फंक्शन में जाते हैं, आपको कोई बड़े बुजुर्ग दिखते हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति अगर दिखते हैं, मान लीजिए आपके प्रोफेसर ही हैं, तो आप उनके चरण स्पर्श करते हैं। कहीं लिखा नहीं है कि आपको पैर छूने हैं, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, आपके मन में उसके प्रति आदर भाव प्रकट होते हैं, तो उनका सहज मानवीय प्रकटीकरण किसी के पैर छूना है। या जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसको गले लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सहज प्राकट्य है आपके प्रेम का। आपके मन में प्रेम उमड़ा, तो आप समझा तो सकते नहीं, वो भाव आप एज इट इज ट्रांसफर तो नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हैं? आप अपने एक्शंस के जरिए उन भावों को दिखाते हैं। आप गले में हाथ डालते हैं, आप आलिंगन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्राकट्य है। तो यही यहाँ कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो आदर्श हैं वो हमारे देश के मन में है। हमारे कानूनविदों, हमारे जो न्यायपालिका व्यक्ति हैं, विधायिका में है, उनके मन में है। उनका प्राकट्य कैसे होगा? डीपीएसपीज के जरिए होगा। कानून बना करके दिखाएंगे कि देखिए ये है हमारे आदर्श और ये हम देश के लिए करना चाहते हैं। ठीक, प्रकृति में हालांकि गैर न्यायोचित है, लेकिन कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्याय इन्हें देखता है। तो कोर्ट्स क्या करते हैं, न्यायपालिका क्या करती है कि जब हमारे कोई कानून बने हैं उनकी समीक्षा करती है। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर डीपीएसपी डायरेक्टली वायलेट हो गए तो उनको खारिज कर देंगे, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास व्यवस्था है कि वो जो भी कानून बनते हैं उनको डीपीएसपी की नजर से भी देखें कि अगर वायलेशन हुआ है तो इस व्यवस्था को सुधारें और इन्हें प्रभावी करने का प्रयास करें। ऐसी विधि को अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के संबंध में तर्कसंगत मानते हुए असंवैधानिकता से बचा भी सकता है। वर्गीकरण है। हमने कहा था कि भाई कौन कौन से डीपीएसपीज हैं और कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो इसमें आप देखिए कि मैंने आपसे कहा था ना, बहुत प्रकार के लोग संविधान सभा में बैठे हुए थे, तो उनका भी कुछ कार्य था। क्या कार्य था? कोई वामपंथी था, कोई राष्ट्रवादी था, कोई दक्षिणपंथी था, कोई लिबरल कह सकते हैं आप उसको, कोई इस्लामिस्ट कह सकते हैं, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, कोई महिलावादी, कोई पिछड़े तबके का रिप्रेजेंटेशन करने वाले, मत में विश्वास करने वाला व्यक्ति। इतने प्रकार के जब लोग बैठे थे तो सब यही चाहते थे ना कि हमारे तरीके से कानून बने या हमारे मत को शामिल करके कानून बने। सबके लिए तो पॉसिबल था ही नहीं। तो क्या हुआ, हमने सबकी विशेषताओं को उठा करके डीपीएसपीज में डाला और उन्हें सिद्धांत बनाया कि भाई वामपंथियों से ये विचार ले लेते हैं, राष्ट्रवादियों से ये विचार ले लेते हैं, महिलावादियों से ये विचार ले लेते हैं और उनको मिला करके डीपीएसपी बना देते हैं। कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स छोड़ते हैं जो हमें आगे काम आएंगे। तो देखिए क्या किया, समाजवादी सिद्धांत सबसे पहले देखते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ लागू होते हैं देश में। पहला, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करना, अनुच्छेद 38। समाजवाद क्या कहता है? सब लोगों की समानता में विश्वास करता है। स्टेटलेस सोसाइटी जो कि उसकी अल्टीमेट परिणति है, वो क्या कहती है कि सब लोग बराबर हैं, कोई राजा भी नहीं है, कोई नेता भी नहीं है, कोई व्यक्ति किसी का गुलाम नहीं है, ना आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर। तो अगर कोई व्यक्ति एमपी बनता है
तो निश्चित तौर पर जो जनता रहती है उनसे सुपीरियर है वो, इसीलिए बनाया गया है। ऐसा मत लोगों के मन में ना आए, तो लोगों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय सुलभ करवाया जाए और कोई व्यक्ति किसी से छोटा या बड़ा ना हो, ये सुनिश्चित करने की असमानता को समाप्त करना अनुच्छेद 38 में जो हमने लिखा वो समाजवादी दर्शन है, समाजवादी सिद्धांत है। उसके अलावा कुछ चीजें नागरिकों के लिए सुरक्षित करवा दी गई, जैसे जीविका के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हो। तो इसमें क्या किया हमने, सब लोगों को स्वतंत्रता दे दी कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। तो ये आजादी जैसे उनके पास आई, तो ये समाजवादी दर्शन हुआ। फिर सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का सम वितरण। ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति को ज्यादा चीजें मिल रही हैं, किसी को कम मिल रही है। अब बस जैसे सार्वजनिक है, तो जब बस चलती है तो वो ये तो नहीं कहते कि हम ए वर्ग के लोगों को बैठाएंगे और बी वर्ग के लोगों को बाहर रखेंगे, नहीं। तो जो सार्वजनिक चीज है उसका समान वितरण और साझे की चीज पर सबकी बराबर हिस्सेदारी, ये हमने डिमांड की। फिर हमने क्या किया, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। ये तो सबसे बड़ा सिद्धांत है इनका कि जो मीन्स ऑफ वेल्थ है, जहां से पैसा कमाया जा सकता है, पैसा आ सकता है, उसमें बराबरी होनी चाहिए। वहां कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, वहां किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, कोई मालिक और कोई मजदूर नहीं होना चाहिए, ये असमानता खत्म करेंगे। फिर पुरुषों और स्त्रियों के कार्यों के लिए समान वेतन, ये जो चीज आई ये भी समाजवादी सिद्धांत है। अब जब समाज में सब लोग बराबर हैं तो महिला और पुरुष भी बराबर हैं। जो जेंडर बायस थे, समाजवाद क्या कहता है कि बायस खत्म करो, चाहे वो जेंडर के बेसिस पर हो, कास्ट के बेसिस पर हो, रीजन के बेसिस पर हो, रिलीजन के बेसिस पर हो, स्किन कलर या जिसको रेस कहते हैं उसके बेसिस पर हो। धर्म जाति, रंग, मूलवंश, स्थान, लिंग के आधार पर होने वाले किसी भी विभेद विभेद को हमने समाजवादी सिद्धांतों के तहत डीपीएसपी में रखा और उनको खत्म किया। फिर कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की अवस्था के लिए दुरुपयोग का संरक्षण। ये वही है कि बलात्श्रम नहीं करने देंगे या बालकों के स्वास्थ्य का विकास करेंगे, अनुच्छेद 39। तो वो जो हमारी फ्यूचर के लिए जो बच्चे हैं उनको हमने यहाँ पर सुविधाएं देने का वादा किया। उसके बाद क्या आता है देखिए, समान न्याय एवं गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाना, समाजवादी दर्शन है। फिर काम पाने के लिए बेकारी, बुढ़ापा, यहाँ पर पेंशन्स वगैरह जो है 41 में, तो पेंशन्स वगैरह समाजवाद का ही हिस्सा है, क्योंकि वो चाहते हैं ना कि भाई सब लोग बराबर रहें। अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम का एक सिद्धांत चल रहा है कि जो बेरोजगार जवान बच्चे हैं उनको भी आप रोजगार दें, नहीं तो कुछ पैसा उनको इतना दे जिससे वो अपना रोजगार चला सकें। फिर निर्वाह मजदूरी और आपको शिक्षा का स्तर और सांस्कृतिक अवसर, अनुच्छेद 43, ये समाजवादी दर्शन हुआ। 43 क है, कर्मकारों के लिए भाग लेने के लिए कदम उठा, तो जो संघ वगैरह भी ये लोग बनाते हैं या हड़ताल वगैरह जो करते हैं वो यहीं से आता है। फिर पोषाहार स्तर जो है, आंगनवाड़ी और मिड डे मील, ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये सारी वो चीजें हैं जो समाजवादी दर्शन के तहत हमें देखने को मिली और हमारे संविधान का पार्ट बनी। उसके अलावा गांधीवादी दर्शन को शामिल किया गया। गांधी जी हालांकि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, किसी पद पर वो नहीं रहे कांग्रेस को छोड़ करके, लेकिन उन्होंने काम बहुत किया और उनके विचारों से, सिद्धांतों से देश बहुत मुतमईन रहा। उनके भी कुछ सिद्धांत शामिल हुए। कौन कौन से सिद्धांत है देखिए। तो पहला तो सबसे बड़ा गांधी जी क्या है, ग्राम स्वराज की बात करते थे और उन्होंने हिंद स्वराज नाम से पुस्तक भी लिखी, आप जानते हैं। तो गांव में गांधी भी स्टेटलेस सोसाइटी में मानते थे ना, राज्य विहीन समाज जहां पर सरकारें ना हो, तो क्या हो, गांव होगा, गांव की सरकार होगी। हालांकि गांव का थोड़ा सा रूप अलग होता है, गांधी जी के साथ हर बात पर एग्री करना संभव भी नहीं है क्योंकि वो इतने विचार उन्होंने उन्होंने प्रतिपादित किए और हर विचार में कुछ न कुछ आलोचनाएं होती हैं। तो हाँ ठीक है, उनकी आलोचना हम कर सकते हैं, लेकिन उनका विचार है इस बात से नकार नहीं सकते। अनुच्छेद 40 में हमने एक चीज को स्वीकार किया कि ग्राम पंचायतों का गठन करें और उन्हें शक्तियां प्रदान करें और स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति ग्राम पंचायतों को अवेलेबल कराई जाए। तो वो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने अपनी सभी ग्राम पंचायतों को दी। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर कुटीर उद्योग का विकास किया जाए, आर्टिकल 43। जैसे वो चरखा काटते थे तो सब लोगों को चरखा कातने की, और चरखा कातना बेसिकली लोगों से जुड़ने का एक तरीका था, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुटीर उद्योग जितना भी था, हस्त
कला जो है, हमारी शिल्प कला जो है, उसको दोबारा विकास किया जाए, तो उसके लिए आर्टिकल 43 हमने रखा, गांधीवादी दर्शन ये है। फिर आर्टिकल 43 बी है, जो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, संचालन और निगमन को आसान बनाता है, गांधीवादी दर्शन है, क्योंकि आपस में लोग जुड़े। तो गांधी जी का दर्शन बेसिकली लोगों को जोड़ने का दर्शन है। जितने लोग जुड़ सकते हैं, जितने लोग साथ आकर के काम कर सकते हैं, वो गांधी जी के दर्शन के अनुसार संविधान को आगे ले जाने वाले लोग हैं। आर्टिकल 40 है, अनुसूचित जाति जनजाति के समाज को समान अवसर देना, कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करना और आर्थिक हितों और सामाजिक अन्याय और शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना, आर्टिकल 46 कहता है। और गांधी जी, आप जानते हैं कि एक पत्र भी चलाते थे, समाचार पत्र, हरिजन। उन्होंने कहा कमजोर तबके के व्यक्तियों को, भगवान के लोग, ईश्वर के लोग, ऊपर वाले के लोग, तो वो बराबरी में विश्वास करते थे। धर्म, जाति, लिंग किसी से बाहर हट करके वो आदमी को आदमी समझते थे और सब लोगों में समानता चाहते थे, और गांव के स्तर पर रह करके देश का विकास करवाना चाह रहे थे। ये उनकी नीति है। गांधी जी को भी समझेंगे एक दिन अलग से, एक पूरा सेशन करके, लेकिन गांधी जी के दर्शन क्या क्या है, उनकी फिलोसफीज क्या है, वो बहुत अच्छा है समझने के लिए, बहुत आनंददायी है। तो समानता लाना समाज में, अनुसूचित जाति जनजाति, आदिवासी, महिला और पिछड़े तबकों को समान समझना, ये गांधी का दर्शन हमने डीपीएसपी में लिया। उसके अलावा नशे के खिलाफ थे, तो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक जो नशीली, मदिरापान, शराब वगैरह या औषधीय प्रयोजन के लिए जो भी प्रयोग के लिए प्रतिबंधित दवाएं हैं या सामग्रियां हैं, उनको प्रतिबंधित करना। तो गांधी जी खिलाफ थे मदिरा वगैरह के, उनके सेवन के, तो उसके लिए अनुच्छेद 47 हमने रखा। अब देखिए, समाजवादी तो इससे नहीं शायद मुतमईन हो, क्योंकि वहां तो एक ओपन सोसाइटी है, ओपन कल्चर है, लेकिन गांधी जी इस बात से कभी एग्री नहीं करेंगे कि मदिरा पान हो, मदिरा सेवन लोग करें आपस में खुले में, हालांकि करते हैं, लेकिन गांधी जी इससे एग्री नहीं करते थे, क्योंकि उनका दर्शन नहीं था। आप देख रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस हो जाते। अगर सब लोगों की सब चीजें रख लेते तो फिर ये खिचड़ी बन जाती। खिचड़ी बनने से हमने रोका, सिर्फ अच्छी बातों को रखा। तो उनसे भी बराबरी ले ली और गांधी जी से भी बराबरी ले ली। उसके बाद है, गांधी जी गौ हत्या को रुकवाना चाहते थे, गौ हत्या के खिलाफ थे, और पशु प्रेमी भी गांधी जी थे, बकरी वगैरह रखते थे अपने आश्रम में, या जो साबरमती आश्रम की बात कर रहे हैं, तो गाय बछड़ा या दुधारू पशु जो है उनकी बलि को रोकना और नस्ल में सुधार करने को प्रोत्साहन देना, आर्टिकल 48 है। इसी आर्टिकल में गाय की सुरक्षा, गौ हत्या को रोकना जैसे प्रावधानों को भी हम शामिल कर सकते हैं, ये वहीं से आते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। उसके बाद है उदार बौद्धिक सिद्धांत, इनको हम कहते हैं लिबरल। लिबरल उदार ही होता है, और बौद्धिक इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। लिबरल इंटेलेक्चुअल क्या होते हैं? जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो इस चीज से ऊपर उठ गए हैं कि समाज के कुछ रूढ़िवादी सिद्धांत होते हैं उनको मानना चाहिए, पुराने ढर्रे पर जिंदगी चलनी चाहिए, इन बातों से जो ऊपर उठ गए हैं और एक नया समाज बनाना चाहते हैं जहां पर व्यक्ति की आजादी हो। बेसिकली जो पश्चिमी विचार है, पश्चिम के विचारकों से, दार्शनिकों से प्रभावित होकर के जो विचार हमारे समाज में आए, उनमें जो लोग मानते हैं, उनके भी कुछ चीजें हमने डीपीएसपीज में शामिल करी। तो पहला तो क्या है, देखिए, अनुच्छेद 44 है, यूनिवर्सल सिविल कोड, यूसीसी। ये लिबरल इंटेलेक्चुअल्स की देन है, यूसीसी। आज जो लोग कह रहे हैं कि दक्षिणपंथी सरकार लागू करना चाहती है, आरएसएस लागू करना चाहता है, या कोई भी जो कहते हैं ना दक्षिण पंथ को, तो वैसा नहीं है। ये तो एक लिबरल आइडिया था, बौद्धिक समाज जो था ना, उसका आइडिया था कि भाई सब लोगों को बराबर अधिकार दे दो, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई धर्म ना कोई जात, खत्म, सब यूनिवर्सल सिविल कोड में आ जाएंगे। फिर है निशुल्क शिक्षा देना, अनुच्छेद 45, तो इसमें हमने राइट टू एजुकेशन बच्चों को दे दिया। फिर कृषि और पशुपालन की आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली, अनुच्छेद 48, तो कृषि उन्नत हो। कोई बौद्धिक आदमी ये कह सकता है ना कि कब तक हल लेकर के चलते रहोगे, ट्रैक्टर ले आओ, ड्रिप सिस्टम ले आओ, कुछ नई तकनीक ले आओ, तो वो यहां से आया है। फिर एनवायरमेंटलिस्ट भी होते हैं ये लोग, तो अनुच्छेद 48 है, पर्यावरण को बचाना, अनुच्छेद 49 जो स्मारक वगैरह है उनकी रक्षा करना, ऐतिहासिक कलात्मक अभिरुचि के स्मारकों की सुरक्षा करना, ये भी है। फिर न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करना, अनुच्छेद 50, ये भी कोई बौद्धिक व्यक्ति ही दे सकता है। और अनुच्छेद 51 जो कि एकमात्र हमारा इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित आर्टिकल है, वो कि सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास करते रहें। ठीक है,
फिर नीति निदेशक तत्वों की संस्तुति है, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि संस्तुति मतलब कि कैसे उनको लागू किया जाना चाहिए, किसने उनकी सिफारिश की है, कहाँ से आए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व क्या है, कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से सिद्धांतों से आए हैं, कौन कौन से मत हैं, गांधी, उदारवादी और लेफ्टिस्ट या समाजवादी, आप उनको समझें। फिर 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उसमें कुछ चीजें ऐड करी गई। क्या ऐड हुआ? क्योंकि नया समाज बन रहा था, देश परिवर्तित हो रहा था, कुछ नया ऐड करना था। आर्टिकल 39 बच्चों के विकास के लिए अवसर, अनुच्छेद 39 से समान न्याय को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 43 से श्रमिकों के लिए नए लेबर कोड जारी करना, अनुच्छेद 48 से पर्यावरण की रक्षा करना, और 44वें संविधान संशोधन 1978 में कुछ और ऐड करे गए। फिर 86 में 2002 में 45 के विषय वस्तु को बदला गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत हमने डाल दिया। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे स्टेट प्रयास कर रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जाए, समय समय पर उन्हें इनहेंस किया जाता है, उसमें कुछ चीजें जोड़ी और घटाई जाती हैं। ये भी बहुत अच्छे प्रयास हम लोग लगातार करते रहते थे। तो ये हुआ। अब इनकी कुछ आलोचनाएं देख लेते हैं। पहला तो है कि कोई कानूनी शक्ति नहीं दी गई है, ये बस चेक एंड बैलेंस के लिए रखे गए हैं कि आप राज्य को चेक कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट केटी शाह ने दिया था, इसे अतिरेक कर्मकांडी बताया था कि आपने, जैसे हम कर्मकांड करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें अनावश्यक रूप से रख लेते हैं, काम नहीं आती लेकिन रख लेते हैं सिर्फ आडंबर क्रिएट करने के लिए। तो केटी शाह ने कहा कि ये अतिरेक कर्मकांडी है, एग्जेजरेट हम थोड़ा सा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है, इनको नहीं डालना चाहिए। क्योंकि जब भाई कानूनी शक्ति ही नहीं है किसी चीज को, जब आप उसे लागू ही नहीं करवा सकते, तो आप फिर लिख क्यों रहे हैं जब उसका कोई मतलब ही नहीं है। मुझे कोई ऐसा ऑप्शन दिया जाए कि या तो मैं मानूं या ना मानूं, तो मैं क्यों मानूंगा? मुझे अगर कोई कानून बनाना है और डीपीएसपी उसके आड़े आ रहे हैं, तो मैं बनाऊंगा उसको, आते रहे। फिर उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान संसाधनों की अनुमति पर ही संभव से है। यानी कि पोस्ट डेटेड चेक इसे कहा था कि अगर आपके पास संसाधन है तो आप दे दीजिए, नहीं संसाधन है तो मत दीजिए। बहुत चुटकी भरी बात उन्होंने कही थी कि भाई ऐसा चेक है कि अगर सामने वाले के पास लेकर के जाएं, तो अगर उसके पास पैसा है तो दे दे और नहीं है तो मत दे। तो उस बात का क्या मतलब? अगर आपको पैसा चाहिए तो आप लिखिए कि मेरा पैसा है, मुझे दीजिए, और अगर आपको पैसा नहीं चाहिए तो उसके पास जाइए मत चेक लेकर के। ठीक है। फिर टीटी कृष्णमाचारी थे, उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत 9 वर्ष प्रस्तावों की तरह है जो जनवरी को टूट जाते हैं। ये बहुत मजेदार इन्होंने कहा कि ये क्या नाम है इनका, टीटी कृष्णमाचारी। तो उन्होंने कहा कि ये वो रेजोल्यूशन है जो हम नए साल में बनाते हैं, और नए साल के रेजोल्यूशन कितनी देर चलते हैं वो आपको भी पता है। फिर एक बात और कही गई, भावनाओं के लिए एक स्थायी कूड़ा घर है। वाह, भावनाओं के लिए एक स्थायी कूड़ा घर है कि हमारी भावनाएं थी तो हमने इसे डाल दिया, कूड़ा घर कहा इसे। केसी वेयर ने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा। ये अच्छी बात कही कि हमारे लक्ष्य क्या है और हमारी घोषणाएं क्या है, उनके बीच का एक आकांक्षा पत्र है कि ऐसा ऐसा कुछ बनाना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या, लेकिन ऐसा बनाना चाह रहे हैं, तो वो इसे कहा गया। फिर धार्मिक उपदेश बताया कुछ लोगों ने, आइवर जेनिंग ने कर्मकांडी आकांक्षा इसे कहा। बहुत बहुत बुरा बुरा कहा गया इसके बारे में। तो ये सारी स्टेटमेंट थोड़ा सा आप याद कर लेंगे तो ठीक रहेगा। फिर तर्कहीन व्यवस्था है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आप किस तरफ चलना चाह रहे हैं। आप समाजवाद भी लाना चाह रहे हैं, आप गांधीवाद भी लाना चाह रहे हैं, आप इंटेलिजेंसिया की तरफ भी जा रहे हैं, आप दक्षिण पंथ के कुछ आइडियाज को भी समाहित कर रहे हैं। तो आप वर्गीकृत करने में सफल नहीं है खुद को कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं। ये किसकी आलोचना है? फिर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि ये निदेशक तत्व 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है, तो ये रूढ़िवादी है। यानी कि उन लोगों को पोषित कर रहे हैं जो थोड़े से बूढ़े हो चुके हैं, जो अपनी परंपरा को बचाना चाहते हैं। तो आप अपना संविधान बनाने के जरिए आगे तो जाना चाहते हैं, लेकिन आपने रूढ़िवाद को पकड़ा हुआ है और ये आपके लिए खतरनाक है, तो इससे बचना चाहिए। लेकिन अब आलोचना है तो आलोचना तो सहन करनी पड़ेगी। समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद इसको कहा गया। चलिए, फिर संवैधानिक टकराव है। आपकी कुछ संवैधानिक धाराएं कुछ ऐसा कहती हैं और कुछ अलग कहती हैं। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को ही लेकर के बात कर लीजिए, तो हमने अपने अलग अलग समाजों की सुरक्षा के लिए उनको कुछ अधिकार दिए हैं, लेकिन फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है। अभी जैसे
कुछ लोग कहेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना अनुच्छेद 44 में संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन फिर वही लोग आ जाएंगे जो कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं और कहेंगे कि संविधान ने तो हमें धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी है, आप हमसे हमारा धर्म छीन रहे हैं, हम बराबर कैसे, हम तो अलग हैं। तो ये जो टकराव है ना संविधान के बीच में ही आपस में, वो खतरनाक है, ये भी इसकी आलोचना है। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको देख लीजिएगा। फिर इसकी उपयोगिता क्या है? उपयोगिता मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि ये वो अधिकार हैं जो हमें मिले नहीं है, लेकिन जिनके आधार पर हम अपना दर्शन निर्धारित कर सकते हैं कि हमें किस रास्ते पर चलना है। ठीक है, चंपकम दोराईराजन मामला 1951 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों के बीच में और डीपीएसपीज के बीच में कुछ टकराव को उल्लेखित किया था। तो जरूरी हमारे लिए कहाँ है और इनके बीच में टकराव क्या है, वो एक साथ ही हम उसे मद्देनजर ले लेते हैं। तो देखिए, मूल अधिकारों के बीच में और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में क्या असमानता है। पहला, मूल अधिकार जो है वो नकारात्मक है, कुछ मसलों को प्रतिबंधित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है, ये आपको आजादी देते हैं कुछ करने की। फिर ये न्यायोचित है और ये न्यायोचित नहीं है, इनके हनन पर आप न्यायालय जा सकते हैं, उनके हनन पर नहीं जा सकते। फिर इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना है, जबकि इसमें सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये तो राजनीति देता है आपको, लेकिन ये समाज देता है। फिर कानूनी रूप से मान्य है, वो नैतिक और राजनीतिक है, प्योरली व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि ये समुदाय की भावना को बढ़ाते हैं और समाजवादी नेचर है। फिर इसको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता है, इन्हें लागू करने के लिए कोई विधान नहीं चाहिए, बस आपको एक आदर्शवादी तौर पर ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए न्यायालय जाते हैं तो मूल अधिकारों का हनन हुआ है, तो ऐसी किसी भी विधि को गैर न्यायोचित या असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। डीपीएसपीज के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कुछ अंतर है इन दोनों के बीच में। अब आते हैं नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन पर। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये स्लाइड्स आप ग्रुप में शेयर कर देंगे, वहां से आप पढ़ भी लेना, वरना आपके पास अपनी लक्ष्मीकांत होगी तो वहां जाकर के इसे एज अ होमवर्क आप देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन कहाँ हुआ है। तो यहाँ पर ना कुछ इंस्टीट्यूट्स हमने बनाए हैं, कुछ कानून ऐसे पास करे हैं जो डीपीएसपी से लेकर के पास हुए, जैसे प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, तो माताओं के लिए समान वेतन या उनको मैटरनिटी लीव देने का कानून है। या फिर इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हमने बनाया है, या जैसे हम प्लानिंग कमीशन देखें, अभी जैसे नीति आयोग देखें। तो ये जो जितनी संस्थाएं बनाई हैं, जितने कानून हमने पास करे पिछले 7-8 दशकों में, वो क्यों करे हैं, डीपीएसपीज का उसमें क्या रोल है, कहाँ कहाँ हमने डीपीएसपीज का प्रयोग किया है, कौन कौन से ऐसे कानून है जो इसको ध्यान में रख करके बनाए हैं, उसकी पूरी लिस्ट है। ये एक एक कानून है और उसके नाम है। तो समाज को आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक न्याय देना, सब लोगों को समानता के अधिकार देना, आजादी देना, स्टेट को एक स्टेटलेस सोसाइटी की तरफ ले जाना और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बेहतर संबंध रखना, पशुधन का ध्यान रखना और पर्यावरण को बचाना। ये कुछ ऐसे कानून थे या नीति निर्देशक तत्व थे जिनसे बहुत सारे कानून निकले। तो वो कौन से कानून है, वो कौन सी संहिताएं हैं, ये अपने सारे कानूनों की लिस्टिंग में आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ हमारे नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिन्हें हम डीपीएसपी कहते हैं, हमने देखे, परिभाषा देखी, आर्टिकल्स देखे, सिद्धांत देखे, आलोचनाएं देखी और उनका क्रियान्वयन देखा, स्टेट कैसे प्रयोग करता है वो देखा। इस चैप्टर में इतनी बात करेंगे, अगले चैप्टर में कुछ और बात करेंगे, अपने 51 से आगे के आर्टिकल्स की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देखने सुनने के लिए, अगली क्लास में मिलते हैं।